नमस्कार मित्रों, जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था मरुस्थल के विस्तार के बारे में, और आज का जो ये टॉपिक है ये है अपने सेकंड पार्ट है उसी का, और उसी के अंदर हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में, हम सभी का आंसर देंगे। और ये जो आज हम पढ़ा रहे हैं ये नए सिलेबस के आधार पर हैं, नए जिले बनने के बाद में ये जो टॉपिक हैं वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में ये जो मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश हैं ये इसका विस्तार है जो 20 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है? 20 जिलों के अंदर है। कौन कौन से वो जिले हैं तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला ये सिरोही से शुरू होता है, राजस्थान में उदयपुर होता हुआ, उदयपुर और सेलुम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, शाहपुरा, दौसा, दूदू, जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरतला, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, कठपुतली, बरौड़ आदि, ये जो 20 जिले हैं इसके अंदर हैं जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का है जो सिलसिला है ये यहाँ पे लोकेटेड हैं। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, सबसे जो प्राचीनतम जो की हैं अपने पर्वतमालाएं हैं उनके अंदर अरावली का भी नाम है। इसके ऊपर जो अपशिष्ट मिलते हैं वो हैं रेड्यूज अपशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित हैं। इसका जो निर्माण काल है वो हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, इसका है जो निर्माण हुआ है। और इसकी जो चट्टानें हैं वो क्वार्टरजाइन चट्टानें हैं। ये याद रखने योग्य बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये गोंडवाना भाग का है जो अवशेष हैं, गोंडवाना भाग का है जो एक हिस्सा है। विश्व में अरावली के समकक्ष जो अपेसियन पर्वत हैं जो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं वो अरावली के समकक्ष हैं। इसका जो अरावली का आकार है वो तंदूरा के समान आकार है। तंदूरा जो कि मीराबाई का वाद्य यंत्र है उसके समान है। और अबुल फजल ने इसको है ऊँट के गर्दन के आकार के समान बताया। अबुल फजल जो कि राजस्थान के इतिहासकार हैं उन्होंने इसको है जो ऊँट की जो गर्दन होती है उसी के अकॉर्डिंग है जो बताया है। अरावली के ढालों पर ज़्यादातर मक्का की खेती होती है। किस चीज़ की खेती होती है? मक्का की खेती होती है। पढ़ते हैं इसके और विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। ये पर्वतीय प्रदेश राज्य की जीवन रेखा माना जाता है। ये जो राजस्थान है इसकी जीवन रेखा माना जाते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका जो विस्तार है वो भारत के अंदर अभी ये राजस्थान तक सीमित नहीं, ये गुजरात से लेकर और रायसीना हिल्स दिल्ली तक हैं जो इसका स्थित है। इसकी टोटल लंबाई 792 किलोमीटर है और 3 राज्यों के अंदर फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। और दिल्ली अरावली का सर्वाधिक भाग राजस्थान में और 4 राज्यों के अंदर है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली। और जो इसका 80% भाग है वो है राजस्थान में है। और इसकी दिशा है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई है वो 930 मीटर है। और ये मानसूनी हवाओं के समानांतर है, जिस तरह से मानसून की हवा चलती है उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। और इसका जो सर्वोच्च ऊंचा शिखर है वो शिखर है इसका गुरु शिखर है और उसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। और इसके जो गुरु शिखर हिमालय व पश्चिम घाट के मध्य सर्वोच्च चोटी है। कर्नल जेम्स टॉड ने जो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको संतों का शिखर कहा है। अब राजस्थान के अंदर विस्तार करते हैं। इतनी देर तो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे जो पूरे भारत में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, किधर लोकेटेड है, कैसे, कब, क्यों। अब पढ़ते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो है ये सिरोही से शुरू होती है। सिरोही जो कि नीचे दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। और खेतड़ी, नीम का थाना, जो खेतड़ी पहले झुंझुनू में पड़ता था अब ये अलग एक नीम के थाना में पड़ता है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है जो कि टोटल लंबाई का 80% है। ठीक है, यह जलवायु उपादर जलवायु है इसके ऊपर। और इसकी जो मिट्टी है वो लाल है, भूरी है और कंकरीली मिट्टी है। ठीक है, इनको 3 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। एक तो ये उत्तरी पूर्वी भाग, और दूसरा होता है मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण अरावली प्रदेश के अंदर राजस्थान में इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली पढ़ लेते हैं? उत्तरी अरावली। ठीक है, तो इसका विस्तार है जो जयपुर से खेतड़ी, जयपुर जिले से खेतड़ी तक है। और इसके अंदर 20 में कौन कौन से जिले आते हैं? एक जयपुर ग्रामीण, खेरतला, तिजारा, कोटपुतली, बरौड़ और अलवर, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। ये जो ज़िले हैं ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। और उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर है। और इसका जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथ 1055 मीटर हैं जो कि सीकर में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी अन्य भी चोटियाँ जैसे माल खेत हैं जो सीकर में है, खो जयपुर के अंदर है, अरसनाथ 820 मीटर हैं जो कि
बबाई नीम का थाना में है। ये सारी की चोटियाँ हम आपको PDF के अंदर दे देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको PDF हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मध्य अरावली। कौन सी अरावली पढ़ते हैं? जो बिल्कुल ही राजस्थान के मध्य में पड़ती है। इसका विस्तार राजसमंद से लेकर अजमेर तक है और अजमेर, ब्यावर और राजसमंद 3 जिलों के अंदर है। इसकी ऊंचाई है जो 550 मीटर है। कितनी है? 550 मीटर है। सर्वोच्च पर्वत चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है गोरमजी, 934 मीटर है, जो कि ब्यावर में है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो एवरेज ऊंचाई मतलब औसतन ऊंचाई और सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या होती है। तो इसके अंदर डिफरेंट ये है कि जो सर्वोच्च ऊंचाई होती है वो मतलब किसी एक चोटी की सबसे हाईएस्ट हाइट होती है, और जो अपनी औसतन ऊंचाई होती है वो सारी की सारी चोटियों की काउंटिंग करके कोई चोटी सबसे छोटी चोटी है, मतलब जो कोई पर्वत है, पर्वत का खंड है जो सबसे छोटा है हाइट के अंदर, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, किसी की 600 मीटर है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का अंदर भाग दिया जाता है। तो आपने गणित के अंदर पढ़ा होगा कि राशियों के योग बटे राशियों की संख्या, उसी तरह से ये औसत ऊंचाई निकल जाती है। और इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है वो है अपना गोरमजी, ठीक है। इसकी अन्य भी चोटियाँ हैं जो काफ़ी ऊँची हैं, जैसे मायरजी, तारागढ़, अजमेर। और राजस्थान बोर्ड पुस्तक के अनुसार तारागढ़ की जो ये ऊंची चोटी है अजमेर वाली, इसकी ऊंचाई है 870 मीटर और कई गाइडलाइंस के अनुसार 873 मीटर है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको 870 वाला दिखे तो वो सेलेक्ट करना है, अगर वो ना दिखे तो ये 73 वाला तो करना ही करना है। और नाग पहाड़ियाँ ये प्रमुख चोटियाँ हैं। अब पढ़ते हैं हम दक्षिणी अरावली पर, अरावली जो है उसको पढ़ते हैं। इसका विस्तार है जो सिरोही से राजसमंद तक है। इसके अंतर्गत जिले पड़ते हैं सिरोही, उदयपुर, सेलूम्बर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद, ये सारे जिले पड़ते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 950 मीटर और इसका जो सर्वोच्च ऊंचा शिखर है वो आप लोग कमेंट करके बताइए, गरुड़ शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो भी काफ़ी ऊँची हैं और ये जो दक्षिण अरावली की चोटियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की चोटियाँ हैं, ये ज़्यादा ऊँची है। इसमें अंदर शेर, दिलवाड़ा, असलगढ़, माउंट आबू, ऋषिकेश, धोनिया, जयराज, मानगढ़, कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ी, सजनगढ़, उदयपुर, ऋषभदेव, गोगुंदा, ये सारी की सारी जो फेमस चोटियाँ हैं वो दक्षिण अरावली के अंदर हैं। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है। अब हमने तीनों चोटियाँ पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अरावली के बारे में और डिटेल में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन लोगों का। तो अरावली की सर्वाधिक ऊँची चोटी है वो सिरोही के अंदर है। कौन सी है ये आप कमेंट में बताइए। और न्यूनतम ऊँची चोटी है वो है जयपुर के अंदर और सर्वाधिक विस्तार है वो है उदयपुर के अंदर और न्यूनतम विस्तार है वो है अजमेर के अंदर। अरावली की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से असत्य कौन सा है, ठीक है। और माउंट आबू मंदिरों के बहुल्य होने के कारण, माउंट आबू में के अंदर ज़्यादातर मंदिर होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा है। और देश हरो जरगा व रांगा के मध्य हरा भरा का सतर देश हरो कहलाता है, ठीक है। उड़िया पठार, ये जो उड़िया पठार है वो गरुड़ शिखर के बाद में सबसे ऊंचा पठार है। ये आबू से 160 मीटर ऊंचा है। जो आबू पर्वत है इससे 160 मीटर ऊंचा है। और आबू उड़िया के बाद में ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हम पठार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पठार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो पठारों के अंदर सबसे जो ऊंचा पठार है वो है उड़िया पठार। इसके बाद में आता है आबू पर्वत, ये जो पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, ठीक है। पठार और चोटियों के अंदर फ़र्क ये होता है, पठार के ऊपर खेती की जा सकती है, चोटियों के ऊपर खेती वगैरह नहीं की जा सकती। पठार कुछ हद तक समतल होते हैं, चोटियाँ एकदम तीखी होती है, ठीक है। इसका आबू पर्वत के बाद में आता है बोरट का पठार, जिसकी राज्य में औसत ऊंचाई है जो है 1225 मीटर है, ठीक है। जरगा पर्वत इसी में स्थित है। जो बोरट का पठार है इसी के ऊपर है जो जरगा पर्वत स्थित है। और इसके बाद में आता है बाखर। तो बाखर किसे कहते हैं? जो अरावली की तीव्र ढाल वाली भूमि होती है उसके उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ, स्थानीय भाषा में इसको बाखर बोलते हैं। हमारे इधर पश्चिमी राजस्थान में भी स्थानीय भाषा के अंदर जैसे कोई पहाड़ है उसको डूंगर बोल देते हैं, बाखर बोलते थे, ये सेम शब्द है। अब आते हैं गिरवा। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं, ठीक है। लसाड़िया का पठार सेलूम्बर में जयसमंद से आगे पूर्व विच्छेदित व कटा फटा पठार है। कोई कटा फटा पठार है उसको बोलते हैं लसा फटा पठार। मान सीमा भ्रंश, ये पूछा जा सकता है। राज्य में उदयपुर के दक्षिण से प्रारंभ होकर राज्य के दक्षिण पूर्व भाग कर विशाल सीमा भ्रंश जो गुजरता है। चित्तौड़ के बेगू किसान आंदोलन हुआ था एक, उसी के वो इसी स्थान पर रहे, ठीक है। उत्तरी कोटा में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हुआ पुनः सर्वाधिक
करौली व धौलपुर जिलों में दृश्यमान होता हुआ हिरोन ने इस सीमा भ्रंश को थ्रस्ट कहा है। जो हिरोन है इन्होंने इस सीमा भ्रंश को थ्रस्ट कहा है। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ व पठार। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेसा व मानसरोवर की पहाड़ियाँ हैं जो चित्तौड़गढ़ में हैं। मालानी पर्वत, जालोर बालोतरा के अंदर मालानी पर्वत हैं। और मेरवाड़ की पहाड़ियाँ जो कि ब्यावर अजमेर के अंदर हैं। त्रिकुटी पहाड़ी जो कि जैसलमेर के अंदर हैं। आडावाड़ा पर्वत जो कि है बूंदी में है। और बेरास है जो कि अलवर के अंदर है। साथुर लाखेरी जो कि बूंदी के अंदर है। बीजासंग पहाड़ी भीलवाड़ा में है। और सुंदा माता पर्वत जालोर में है। सुंदा माता नहीं, ये सुंदा पर्वत है। और सुंदा माता का सबसे बड़ा मंदिर भी जालोर के अंदर है। मामूनी पहाड़ी बारा के अंदर है। और रामगढ़ वही बसंतीवाड़ा, ये भी बारा के अंदर है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो पढ़ेंगे। और हमने हैं जो अभी ट्रिनिंग पर्वत हैं जो कि करौली के अंदर हैं। काली खाहा, इस पहाड़ी, मोती डूंगरी, ये सारे के सारे जयपुर के अंदर हैं। अब आती है सारणी पहाड़ी, कौन सी सारणी, जो कि है पाली के अंदर है। देवगिरी की पहाड़ी दौसा में है। देव से दे से दौसा। कनकाचल पहाड़ी जालोर के अंदर है। मुकुंदरा पहाड़ी, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के अंदर है। लेकिन ये मुकुंदरा पहाड़ी हैं जो कोटा झालावाड़ के अंदर है। और कोलवी पहाड़ी जो कि झालावाड़ में है। कांकनवाड़ी का पठार कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। ऊपर माल का पठार जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा में, बिजोलिया कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। बिजोलिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फील्ड में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख दर्रे। क्या पढ़ेंगे, प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बर दर्रा। कौन सा दर्रा, बर दर्रा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर स्थित हैं जो कि ब्यावर व जोधपुर के रास्ते में लगता है। और आता है गोरम घाट दर्रा, उदयपुर से सिरोही व जालोर को जोड़ता है। देसूरी की नाल, पाली को 4 भुजा राजसमंद से जोड़ता है। हल्दी घाटी दर्रा, राजसमंद व पाली जिले को जोड़ता है। कामली घाट, ये भी दर्रा है, राजसमंद जिले में स्थित है। ये आमेर को मारवाड़ का जंक्शन पाली में है, वहाँ पे जोड़ता है। पाखरिया दर्रा, ब्यावर जिले में स्थित ये दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। ब्यावर जिले के अंदर ये दर्रा है जो अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुरा घाट, ब्यावर जिले में स्थित ये दर्रा ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे नाल। क्या पढ़ेंगे, नाल। अरावली क्षेत्र में मध्य में, अरावली श्रेणियों के मध्य में मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्ते, जिसको स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। जो ये छोटे मोटे जैसे हम लोग पगडंडी बोलते हैं, उसी प्रकार के रास्ते को मेवाड़ी भाषा में नाल कहते हैं। मेवाड़ के जो प्रमुख नाले हैं उसमें हैं झीलवा का नाल, पगनल्या नाल। इसे मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। मारवाड़ और मेवाड़ का रास्ता है वो झीलवा नाल के द्वारा है जो आया जाया जाता है। सोमेश्वर का नाल, देसूरी से कुछ मील दूर उत्तर में स्थित विकट एवं तरंगदर। हाथी गुआ की नाल, देसूरी में दक्षिण में 5 मील दूर पर स्थित ये नाल है जो है हाथी गुआ नाल। कुंभलगढ़ का किला इसी नाल पर है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कुंभलगढ़ का किला किस नाल पर स्थित है, तो वो है हाथी गुआ नाल पर स्थित है। और आगे आता है देबारी दर्रा, उदयपुर। यहाँ से NS 27 व NS 48 दोनों गुजरते हैं। ये जो देबारी दर्रा है यहाँ से NS 27 व NS 48 दोनों गुजरते हैं। ये विशेष हाथी दर्रा है जो कि उदयपुर के अंदर हैं। ये NS 27 से गुजरता है। तो इसी के साथ में हमारा जो ये टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा हो गया है। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना मत करिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ये वीडियो कोई ऐसा टॉपिक जो दूसरा कोई समझ नहीं रहा है, किसी और का पढ़ाई होगा, तो ये मेरा वीडियो उसके पास में शेयर कीजिए। हो सकता है समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे भेजिए, इंटरेस्ट लीजिए, वरना मत लीजिए। किसी पढ़ाई के अंदर एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि पढ़ाई उसी से करिए, उस टीचर से सीखिए जो जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और पढ़ रहा है किसी से, उसको समझ में उसी से आ रहा है, आपको समझ अलग टीचर से आ रहा है। या वो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बीच में अंग्रेजी झाड़ देते हैं, वो आपको समझ में नहीं आते। अगर कोई ज़्यादा स्पष्ट हिंदी बोलता है, शुद्ध वर्तनी बोलता है, वो आपको समझ में नहीं आती।
जिससे समझ में आ रहा है उसी से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को देखा देखी करके पढ़ो। किसी ने जैसे वो उत्कर्ष का कोर्स ले लिया है तो वो उत्कर्ष से पढ़ रहा है, तो आपने भी उसके देखा देख उत्कर्ष का कोर्स ले लिया है। अब आप बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो पैसा है जो दे दिया है इसको आजा करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो इससे अच्छा है कि आप अपने पैसे को जाने दें, किसी अच्छे टीचर से पढ़े जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। शायद मेरे से पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उस टीचर से पढ़े जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट।